हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है टिब्यूलर सिक्रीशन। इससे पहले रीनल फिजियोलॉजी में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेगुलेशन और फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं यूरिन फार्मेशन में: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन, पोटेशियम आयंस की सिक्रीशन और फिर इनका कंट्रोल, और लास्ट में ऑर्गेनिक आयन सिक्रीशन। अब देखें जी, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई है और जो ब्लड इफेरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में गया है, तो यहाँ पे एक चांस और होता है सब्सटेंसेस का जो है बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कि वो कैपिलरीज में से वापस रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएं। तो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज इनटू ट्यूब्यूलर ल्यूमेन। अब इसके लिए जो है ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट ही होगी, लेकिन उसके तमाम के तमाम स्टेप्स क्या होंगे? रिवर्स होंगे। हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट में ये देखा था कि ल्यूमेन में से सब्सटेंस ने जो है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, फिर जो है साइटोसोल को, फिर बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और फाइनली पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज को। तो यहाँ पे जो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट होगी, सबसे पहले सब्सटेंस जो है वो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेगा, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करेगा, दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में उस सब्सटेंस ने बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, फिर उसके बाद उसने ये जो टिब्यूलर सेल्स हैं ल्यूमेन जो रीनल टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल के जो टिब्यूलर सेल्स हैं उसकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद उसके साइटोसोल को क्रॉस करेगा, फिर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन में आएगा। तो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे? रिवर्स। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जिन्होंने सिक्रीट होना होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और ऑर्गेनिक आयंस। हाइड्रोजन आयंस ये ब्लड की पीएच मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस की मेंटेनेंस के लिए इसकी सिक्रीशन का होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन आयंस की जो सिक्रीशन होगी ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में। यानी जो पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज हैं वहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन का आयंस आना, फिर और पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज में से डिस्टल जो है ट्यूब्यूल्स में हाइड्रोजन आयंस का आ जाना, और इसी तरह से ही पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज से जो है हाइड्रोजन आयंस का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाना। अब जब कभी भी जो है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होगी, यानी ब्लड का पीएच कम होगा, जब कभी ब्लड की पीएच कम हो और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इससे एसिडोसिस कहा जाता है। तो फिर इससे जो है बचने के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और जब कभी जो है ब्लड की पीएच की वैल्यू बढ़ना शुरू हो, तो इसका ये मतलब है कि प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयंस क्या हैं जी? कम है। तो उस वक्त हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो पोटासियम आयंस की जो सिक्रीशन है, ये जो है सिक्रीशन तो मोस्टली जो है वो होगी जो है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होगी तो फिल्ट्रेशन के बाद आलमोस्ट जितना भी जो पोटासियम आयंस होते हैं वो आलमोस्ट सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 15 to 20% जो फिल्टर होते हैं पोटासियम आयंस, उन्होंने यूरिन में एक्सक्रीट होना होता है। तो वो पोटासियम वो वाले होंगे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स और जो है कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे सिक्रीट होंगे।
तो इनकी पोटासियम आइंस का एक नॉर्मल लेवल ब्लड में मेंटेन रहना ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये मसल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए, वो स्केलेटल मसल्स हो सकते हैं, कार्डियक मसल्स हो सकते हैं, और नर्व्स के फंक्शन के लिए। तो जो सिक्रीशन होगी सोडियम आइंस की, ये रेगुलेटेड होगी, कंट्रोल होगी अंडर द कंट्रोल ऑफ जो है एल्डोस्टीरोन, इनकी सिक्रीशन होती है। ठीक है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे होगी, और एल्डोस्टीरोन इन्हें रेगुलेट करेगा। लास्ट स्लाइड में हम ऑर्गेनिक आयंस की जो है सिक्रीशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक आयंस को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिक्रीट करता है। वो एंडोजीनस भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी हो सकते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी में आए हैं, एक्सोजिनस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स हो सकते हैं, फूड एडिटिव्स हो सकते हैं, कोई पेस्टिसाइड हो सकती है, कोई भी केमिकल जो ऑर्गेनिक केमिकल जिसकी एंट्री हमारी बॉडी में हो गई हो, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इनकी सिक्रीशन होगी। तो जो है अब हम पोटासियम आयंस की डिटेल पढ़ेंगे। ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटासियम एडिपेज पंप लगा होगा, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पोटासियम आयंस को मूव करेगा इनटू द सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जूं जूं ये पोटासियम आयंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ये लेटरल स्पेसेस से सेल्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। फिर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से पोटासियम आयंस ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते रहेंगे। अब जो ही पोटासियम आयंस विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में ये पोटासियम आयंस जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और फिर जो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर इधर जो है पोटासियम आयन चैनल्स होती हैं, तो ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से यहाँ से मूव करते हुए इन चैनल के थ्रू ल्यूमेन में आ जाएंगे। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है, जब हम सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये हमारे पास जो है फॉर एवरी 3 सोडियम दैट गोज आउट 2 पोटासियम मूव्स इन, ये हमारे पास मूवमेंट्स हो रही थी। लेकिन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमने याद ये रखना है, वहाँ पे ये जो आयनिक चैनल है पोटासियम के लिए, ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे होती है। अगर पोटासियम आयंस यहाँ पे आ भी गए हैं, तो फिर वो इन जो है ओपन चैनल से, पोटासियम की ओपन चैनल से वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में ये मेन डिफरेंस होता है कि जो आपके पास प्रॉक्सिमल जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में ये जो है ओपन चैनल्स नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के पास ये जो हैं पोटासियम की चैनल्स होती हैं, जिनकी मदद से सेल से ल्यूमेन में पोटासियम की सिक्रीशन हो जाती है। और एल्डोस्टीरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से ये सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप की एक्सप्रेशन जो है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे बढ़ जाती है। ये पंप्स ज़्यादा क्रिएट होंगे अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टीरोन। अब देखें जी, हाई लेवल ऑफ पोटासियम इन ब्लड प्लाज्मा, ये और लो लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर, ये स्टिम्युलाई हैं एड्रीनल कार्टिक्स के लिए कि वो एल्डोस्टीरोन को प्रोड्यूस करे। लेकिन सोडियम का लो लेवल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लेस वॉल्यूम और लेस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर थ्रू रीनन एंजियोटेंसन एल्डोस्टीरोन सिस्टम एक्ट करते हैं, और फिर एल्डोस्टीरोन प्रोड्यूस होता है। जबकि सिर्फ और सिर्फ एलिवेटेड लेवल पोटासियम का हो तो ये डायरेक्टली एल्डोस्टीरोन को प्रोड्यूस करवा देता है। तो जब कभी ब्लड के प्लाज्मा में पोटासियम ज़्यादा होगा या फिर कम सोडियम होगा, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टीरोन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हमने याद ये रखना है, एल्डोस्टीरोन जो है ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करेगा, और साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में पोटासियम की सिक्रीशन करवाएगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा।
यानी जब भी एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा रीनल ट्यूब्यूल्स पे, तो सोडियम और पोटासियम की जो मूवमेंट्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। किडनीज की रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएंगे और ब्लड में से पोटासियम निकल के वो रीनल ट्यूब्यूल्स में आएंगे। अब देखें जी, हमने कहा कि पोटासियम आयंस का जो है एक नॉर्मल लेवल प्लाज्मा में मेंटेन रहता है। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो तो फिर प्रॉब्लम्स बॉडी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि एक ख़ास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है सेल्स का और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड का और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक ख़ास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस के लिए मेंटेन्ड होता है। इसी तरह से ही सोडियम और पोटासियम पोटासियम का जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है। जब कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटासियम आयंस बढ़ जाएं तो उसका मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। तो फिर इनसाइड पे जो है उसका ये इफेक्ट होगा कि इनसाइड की नेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी। अगर इनसाइड की नेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाए तो उसका मतलब ये होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल का रेस्टिंग या न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप कंसंट्रेशन पोटासियम आयंस की बढ़ा दें तो फिर वो 70 से डिक्रीज़ करके फॉर एग्जांपल -60, -65 इस तरह से वो स्टैब्लिश हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो सेल्स को, एक्साइटेबल सेल्स को, फॉर एग्जांपल हार्ट के सेल्स हैं जो हैं कार्डियक सेल्स, और जो ब्रेन के सेल्स हैं न्यूरॉन्स, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, वो उन्हें ओवर एक्साइटेबल बना रहा है। इस तरह से कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। ब्रेन के सेल्स जो है ज़्यादा एक्सेसिवली जो है नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे, तो ये हार्ट को और ब्रेन सेल्स को ओवर एक्साइटेबल ये कंडीशन बना देगी। अब एग्जैक्टली इसके रिवर्स होगा, जब कभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटासियम आयंस की कमी हो, यानी पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, तो फिर इसके रिजल्ट में इनसाइड की नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसे हाइपर पोलराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ओवर एक्साइटेबिलिटी थी। हाइपर पोलराइज स्टेट में एक्साइटेबल सेल्स की अगर ब्रेन जो के न्यूरॉन्स अगर इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाए और हार्ट का जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर इन्हें थ्रेश होल्ड पर लाना मुश्किल होता है। तो फिर उनकी एक्साइटेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह की जब एक्साइटेबल सेल्स की जब एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो और हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मज़ीद उसमें इंक्रीज़ आ जाए और इंटरनल नेगेटिविटी बढ़ जाए, तो ये उस वक्त होगी जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटासियम आयंस की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करेगा जी, इम्पेयर करेगा। अब जो ऑर्गेनिक आयंस हैं, ऑर्गेनिक आयंस इनकी सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। ऑर्गेनिक आयंस जो हैं, अगर ये ऑर्गेनिक आयंस जो हैं, जो प्लाज्मा का जो वाटर है इसमें ये सॉलेबल नहीं होते। तो जब ये सॉलेबल नहीं होते तो फिर ये अपने चार्जेस की वजह से जो है ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ जो है इनकी बाइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस पे में जो इनकी फिल्ट्रेशन नहीं होती। यानी जो ऑर्गेनिक आयंस हैं ये वाटर में इनसॉलेबल होने की वजह से प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाते हैं, उनके साथ बाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। इस वजह से इनकी ग्लोमेरुलस पे फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो फिर जो है जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जब जाएंगे तो उस वक्त ये ब्लड में से सिक्रीट होके वापस जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सोजीनस जो फॉरेन एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में केमिकल्स गए हैं, फॉर एग्जांपल फूड एडिटिव्स हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स हैं, और नॉन न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनकी हमारी बॉडी में एंट्री हो, फिर ये ब्लड में एंटर हो जाएं, तो फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पे ब्लड में से निकल के रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं।
इसी तरह से ही प्रॉक्सिमल टिब्यूल में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिक आयंस हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामीन अपना फंक्शन बॉडी में फंक्शन करने के बाद नॉरएपिनेफ्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये केमिकल मैसेंजर्स जब हमारी बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये किडनीज़ में जो है ये पेरीटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से होते हुए रीनल टिब्यूल्स में आ जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो मोस्टली जो हैं ये कैट आयंस एन आयंस की फॉर्म में ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो हमारी जो है रीनल टिब्यूल्स में जो है आ जाते हैं, ब्लड से निकल के रीनल टिब्यूल्स में आएंगे और फिर बॉडी से जो है यूरिन में जो है इनकी जो एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो इनका आइंस में कन्वर्ट करना ये लिवर का काम होगा, यानी लिवर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो आइंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये ब्लड के प्लाज्मा के साथ जो है बाउंड हो के ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो और फिर जब ये जो है किडनीज़ में पहुँचे तो फिर इनकी जो है पहले सिक्रीशन होने के बाद जब रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे तो फिर ये यूरिन में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो होपफुली आपके लिए ये टॉपिक यूज़फुल होगा, आपको ये समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब